हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ न्यू एनसीईआरटी। तो उसमें चैप्टर नंबर 3 हमारा है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं की दुनिया। संख्याओं जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, संख्याओं के बारे में चैप्टर है ये। संख्याएं हमने पहले भी पढ़ी है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं। जो इस बार नई संख्या हमारे पास इंट्रोड्यूस होएगी वो है अपरिमेय संख्या। वो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसको भी पढ़ेंगे। फिलहाल हमारी प्रश्नावली है 3.1, जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, लोथल के बंदरगाह शहर में एक व्यापारी मसालों की बोरियों के बदले तांबे की सिल्लियों का आदान प्रदान कर रहा है। उसे प्रत्येक 2 बोरी मसालों के लिए 15 तांबे की सिल्लियां मिलती है। यदि वह बाजार में 12 बोरी मसाले लाता है तो वह अपने साथ कितनी तांबे की सिल्लियां लेकर जाएगा। अब ये हम पहले भी सुना, हमने इतिहास में भी सुना है कि जो पहले लेन देन होता था वो चीज सामान के बदले सामान का लेन देन होता था। वही इस क्वेश्चन में है कि कोई व्यापारी है जिसे मसाले की बोरियों को देना है और उसके बदले में उसे तांबे की सिल्लियां मिलेंगी, जो ये मान लो कि पहले की करेंसी हुआ करती थी। तो उसने प्रत्येक 2 बोरी मसाले के लिए 15 तांबे की सिल्लियां मिलती है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे एक एक नियम द्वारा। एक एक नियम हमारा क्या होता है? एक एक नियम हमारा होता है अनेक से एक और एक से फिर अनेक। मतलब पहले हम जो भी हमें दे रखा है, पहले हम एक चीज का मूल्य निकालेंगे, उसके बाद हम उस एक चीज से ज्यादा पे जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास है 2 बोरियों मसालों का एक रेट लगा लो कि 15 तांबे की सिल्लियां है और हमें 12 बोरी का निकालना है। तो पहले 2 बोरी का है, उससे हम 1 बोरी का निकालेंगे और फिर 12 बोरी का निकालेंगे। कैसे? दो बोरी मसालों के लिए मिली सिलिया, कि उसको 2 बोरी मसालों के लिए 15 तांबे की सिलियां मिलती है। उसके बाद हम निकालेंगे 1 बोरी का। 1 बोरी मसाले की तिल्ली के लिए उसको मिलेगी 15/2। एक सिंपल भाषा में, जैसे अगर हम एग्जांपल है कि 3 पेन का मूल्य अगर 30 रुपए है तो 1 पेन का मूल्य होगा 10 रुपए। हमने 30 को 3 से भाग कर दिया। पहले हमने 1 पेन का मूल्य निकाला, फिर हम 1 पेन से कितने भी पेनों का मूल्य निकाल सकते हैं। तो वही हम इसमें कर रहे हैं। 2 बोरी मसालों के लिए 15, 1 बोरी मसाले के लिए 15/2। और हमसे पूछा 12 बोरी के लिए, तो 12 बोरी मसालों के लिए मिली सिल्लियां 15/2 गुणा में 12। 2 एकम 2, 2 छीके 12, तो 15 छीके 90। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे कुल 90 तांबे की सिल्लियां मिलेंगी 12 बोरी के लिए। उसे 12 बोरी मसाले के लिए 90 तांबे की सिल्लियां मिलेंगी, या वो 90 तांबे की सिल्लियां लेकर जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसांगो हड्डी के एक स्तंभ पर संख्याओं के अनुक्रम को देखिए। भाई जो पहले के टाइम की है, ये भी हमारा क्वेश्चन, जो हड्डी थी उसके ऊपर ये एक पैटर्न बना हुआ है संख्याओं।
दिया गया अनुक्रम, जो कि हमारा है 11, 13, 17 और 19। क्वेश्चन है इन संख्याओं में क्या समानता है। अब संख्याएं हमारी कैसी है, एक तो है विषम संख्याएं सारी है 11, 13, 17, 19, लेकिन विषम संख्याओं में 15 भी होती है, 15 इन्होंने नहीं दी, इसका मतलब कुछ और चीज है ये। तो अब इनमें जो चीज है वो है ये सारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। कौन कौन से, एक तथा वो संख्या खुद। अब 11 हमारे पास है, 11 के गुणनखंड है एक, एक से भाग होता है और 11 से भाग होता है। 13 के गुणनखंड है एक और 13, इनके अलावा किसी से भाग नहीं होता। इसी प्रकार 17 के गुणनखंड है हमारे एक और 17। 19 के गुणनखंड है हमारे एक और 19। तो क्या मिला हमें यहां से कि ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम यही लिख देंगे क्या समानता है, तो समानता हमें मिली ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वो जिनके दो गुणनखंड होते हैं, या आसान भाषा में जो सिर्फ एक से भाग होती है और खुद से भाग होती है। अब नेक्स्ट है इस प्रतिरूप में आने वाली अगली तीन संख्याएं लिखो। अब ये हमारी अभाज्य संख्या है। 19 के बाद की अभाज्य संख्या, अगली तीन संख्या। 20 हमारी भाज्य है क्योंकि 20 हमारी दो से भाग होती है एक्स्ट्रा, एक और 20 के अलावा। 21 भी भाज्य है, वो 7, 3 से 7 से भाग होती है। 22, 23, तो नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारा है 23, जो एक से भाग हो रहा है और 23 से भाग हो रहा है। 23 के बाद नेक्स्ट 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर हो गया 29, जो एक से और 29 से। उसके बाद 30 नहीं है, लेकिन 31 हमारा हो गया, जो एक से भाग हो रहा है और 31 से भाग हो रहा है। तो अगली तीन संख्याएं हमारी क्या हो गई, 23, 29 और 31। यही इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती है। समृद्ध, क्लोज अंडर एडिशन, इसको समझते हैं पहले एक बार, इसका मतलब क्या है। समृद्ध का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब क्या है। इन्होंने बोला कि प्राकृत संख्याएं, पहली बात तो प्राकृत संख्याएं हमारी क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है जो एक से शुरू होती है, विदाउट डेसिमल, विदाउट रैशनल नंबर, और ये इन्फिनिटी तक जाती है। इसमें कोई दशमलव नहीं होता, कोई इसमें बटे की संख्या नहीं होती, वो प्राकृत संख्या है। अब क्लोज का मतलब है अगर हम किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक प्राकृत संख्या ही आएगा। कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लो, 3 + 4 7, 1 + 1 2, ये भी प्राकृत है, ये भी प्राकृत है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ दें और उनका सम प्राकृत संख्या ना आए। तो ये इसका मतलब है कि क्लोज्ड अंडर एडिशन, वो योग के अंदर, जोड़ के अंदर वो सम्मिलित होती है। भाई दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या ही आएगा। चलो जी, अब हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। एडिशन के अंदर तो वो क्लोज्ड हो गई, क्या वो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज्ड होती है।
क्या वो सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत भी सम्मिलित होती है? कर लेते हैं। प्राकृत संख्या जो कि हमारी है एक से शुरू होती है वो और अनंत तक जाएगी, ये प्राकृत संख्या हमारी। माना दो प्राकृत संख्याएं, कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लेते हैं हम। 3 और 7 हमने ले लिया, 3 7 है। अब है घटा, जब जोड़ था तो 3 + 7 10 हो गया हमारे पास, वो प्राकृत है। लेकिन घटा का मतलब क्या है? 3 - 7, 3 - 7 हमारा आएगा -4, और -4 हमारे पास प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या तो हमारी प्लस की होती है सारी। -4 हमारी प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसलिए क्या लिख देंगे हम यहाँ पे कि प्राकृत संख्याएं घटा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती। ये इसका आंसर। ये नहीं कि सारी नहीं होती, कुछ जैसे अगर 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 है, वो प्राकृत संख्या है। लेकिन हमारा जो रूल होता है वो सभी के लिए होता है कि क्या सभी संख्याएं, सभी को घटाने से हमारी वो प्राकृत संख्या ही बनेगी, ऐसा नहीं है। हमारा कुछ घटाने से प्राकृत बनती है, कुछ से नहीं बनती। हमें तो सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, जो उसकी रेंज में ना आए। कभी हम बोल देते हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो नहीं होगा, ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये हमारा सम्मिलित नहीं है। जैसे जोड़ के अंदर हमारी सारी की सारी ही प्राकृत बनती है, कोई भी दो संख्या को जोड़ो तो प्राकृत है, वो सभी के लिए ट्रू है। लेकिन ये हमारा ट्रू नहीं है, तो इसलिए प्राकृत संख्याएं घटा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारतीय गिनने के लिए अपनी उंगलियों के पोरे होते हैं ज्वाइंट्स, जो हमारे ये हाथ है योग इसके पोरे, एक उंगली में 3 पोरे हैं, का उपयोग करते थे। यह प्रथा आज भी देखी जाती है, आज भी हम करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक उंगली में 3 पोर होते हैं और अंगूठे का उपयोग इन्हें गिनने के लिए किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अंगूठे का उपयोग कर लिया उन्होंने गिनने के लिए। उंगलियों में 3 पोरे होते हैं। अब एक हाथ पर कितनी संख्या तक गिन सकते हैं? यह प्राचीन आधार 12 गिनना। अब पहले तो क्वेश्चन यही हो गया हमारा कि एक हाथ पर कितनी संख्याएं गिन सकते हैं, तो संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम एक हाथ से 12 संख्याएं गिन सकते हैं। अब इसको लिखेंगे हम कैसे? एक हाथ में हमारी 4 उंगली होती है और एक उंगली में हमारे 3 जोड़ होते हैं, 3 पोरे होते हैं, तो कुल कितनी गिनती कर सकते हैं? कुल गणना 4 × 3 यानी कि 12। हम एक हाथ से 12 काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहां तक का क्वेश्चन हमारा हो गया कि हम कितनी संख्या गिन सकते हैं। यह प्राचीन आधार 12। अब आ गया हमारा बेस 12। भाई आधार 12 इंग्लिश में अच्छा रहता है बेस 12 लिखना कि बेस 12 है। अभी हमारे पास बेस 10 चल रहा है, आधार 10। हम 10 के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। पहले आधार 12 हुआ करता था। आधार 12 में हमारे पास 0 से 9 तक तो नंबर थे, उसके बाद 2 सिंबल आते थे। वो किस प्रकार से संबंधित है, अब उसका संबंध लिखेंगे। तो जैसे आधार 12 था, उसका यूज कहाँ होता था? एक दिन में 24 घंटे, 12 + 12, एक वर्ष में 12 महीने, एक दर्जन में 12 वस्तुएं। तो ये था प्राचीन भारत का गणित।
भी वो ऐसे काउंटिंग करते थे पोरों के हिसाब से। तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो प्राचीन आधार 12 से संबंधित है। तो हम लिख देंगे आधार 12 प्रणाली से संबंध, इसे लिखेंगे प्राचीन भारत में गणना का मुख्य आधार एक हाथ के बारह पोर होते थे। जैसे तो उन्होंने उसके हिसाब से क्या क्या किया, समय मापन के लिए एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे नहीं कि 12, 12 का मल्टीपल हो गया 24 घंटे, 12 प्लस 12, एक वर्ष में 12 महीने, एक दर्जन में 12 वस्तुएं। तो इस प्रकार यह प्राचीन आधार 12 से संबंधित है। इस प्रकार यह है प्राचीन आधार 12 से संबंधित है। और भी है इसके बाद, मतलब प्राचीन आधार 12, 12 के मल्टीपल के हिसाब से उन्होंने किए थे, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इस प्रकार से। फिर कभी, थैंक यू।